देश दुनिया की हमारी आस्था के केंद्र सवाई भोजा सिंध के महंत श्रद्धेय सुरेश दास जी महाराज, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मानित धीरज जी, पूर्व विधायक रामलाल जी, दामोदर जी, धनराज जी, सम्मानित मंच, प्रगतिशील गुर्जर संघ राजसमंद द्वारा आयोजित ये 6ठम जिला स्तरीय गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित महानुभाव, प्यारे बच्चों, मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 4-5 दिन पहले चंपालाल जी मेरे पास आए थे और उन्होंने आग्रह किया था कि राजसमंद में प्रतिभाओं के सम्मान का कार्यक्रम है और इस बार इस अवसर का लाभ लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने सहज ही आने की स्वीकृति प्रदान की। प्रतिभाओं के सम्मान का मामला है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। 10 बजे का समय इन्होंने दिया था, 4 बजने वाले हैं और अभी बीच बीच में मैंने बच्चों के सबके मन के भाव को पढ़ा। अब कोई ज्यादा लंबा भाषण सुनने का मन नहीं रखता। भाषण करने के बजाय कुछ बातें मैं बच्चों से करूंगा। आप कल का भारत का भविष्य हैं, समाज का भविष्य हैं। आमतौर पर कोई विद्यालय में जाता है, नौजवानों के बच्चों के बीच में जाता है तो यह बात कहने का प्रयास हर व्यक्ति करता है, बच्चे कल का भारत का भविष्य हैं। लेकिन यह बात समझाने का अभाव रह जाता है कि कल का भारत का भविष्य आप हैं तो कल का भारत कैसा होना चाहिए। कल जिस प्रकार का चेहरा मोहरा आपका बनेगा, कल का भारत, कल का समाज वैसा का वैसा ही बनने वाला है। अगर आपके चेहरे में विकृति आ गई, कल आगे चलकर आपका चेहरा सुंदर नहीं विकृत बन गया तो समाज का, राष्ट्र का चेहरा विकृत बन जाएगा। राष्ट्र और समाज के चेहरे का मूल्यांकन कोई बहुमंजिला इमारतें, ताकतवर सरकारों के आधार पर नहीं होता, लोगों के ताकतवर चरित्र के आधार पर होता है, लोगों के ताकतवर जीवन के आधार पर, लोगों के आदर्श जीवन के आधार पर इस बात का मूल्यांकन होता है। और इसलिए राष्ट्र और समाज की ताकत का मूल्यांकन लोगों का आदर्श चरित्र है। तो मैं केवल एक बात आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, कभी कभी किताबें पढ़ा करो, अपने कोर्स के अलावा। कोर्स और कैरियर की दिशा में भागोगे तो आज मैं सवेरे सवेरे भास्कर पढ़ रहा था, 2026 एआई की क्रांति का साल बन जाएगा और ये कृत्रिम विद्वता समाज को कहां ले जाएगी, एक कल्पना का विषय है। और इसीलिए मैं जिम्मेदारी से आज बच्चों आपसे कहना चाहता हूं,
ई गवर्नेंस का युग है, एआई का युग आ गया है। आप सब मुझसे, हमारे जैसे लोगों से, आज की नई पीढ़ी इस बारे में बहुत ज्यादा जानती है। जीवन ई गवर्नेंस से नहीं, मानवीय संवेदनाओं से चलता है। और इस तकनीकी के युग में नौजवान पीढ़ी का कल के भविष्य का साहित्य से संपर्क अगर समाप्त हो गया तो संवेदना शून्य समाज बन जाएगा। और इसीलिए आने वाली पीढ़ी में संवेदना हो, दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, समझ हो। तब मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उसका स्पर्श साहित्य के साथ होना चाहिए। साहित्य उसके मन, मस्तिष्क और चरित्र निर्माण का रास्ता बनाता है। आपने पढ़ा होगा, भाई इधर बात बंद कर दें प्लीज, मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। आपने राजा बली का स्मरण पढ़ा होगा। मैं बच्चों से खास तौर से कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो सामान्यतः राजनीति में या अध्ययन अध्यापन के समय, भाषण करते समय लोग समझा देते हैं, और ये सच है। ये मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, ये कच्ची मिट्टी का घड़ा है। और इस कच्ची मिट्टी के घड़े को जिस स्वरूप में आज आप बनाना चाहते हो, आप चाहो तो भगवान के मंदिर में रखने वाला मंगल कलश की मूर्ति इसकी बना दो, चाहो तो ठंडे पानी की सुराही बना दो, या मरघट के रास्ते पर पकड़कर चलने वाली हांडी बना दो। ये कच्ची मिट्टी का लोंदा है, जब पक जाएगा तो इसके स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इस कच्ची मिट्टी के लोंदे को ठीक करने के लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। और चरित्र निर्माण होगा साहित्य के स्पर्श से, जीवन मूल्य धारण करने से। और चरित्र की महिमा, राजा बली के जीवन को पढ़िए, उल्लेख है शास्त्रों में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि चरित्र निर्माण सारी समस्याओं का समाधान है, सारे ब्रेकों को तोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता है। एक व्यक्ति जीवन में अपनी अंतिम उपलब्धि की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उसको ये विचार करके सुनने की आवश्यकता है। राजा बलि के पास अपनी तप की, चरित्र की अथाह शक्ति का संचय हो गया। स्वभाव से इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। और जब इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया तो भागकर देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास इंद्र गए। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, चरित्र की महिमा, अपने जीवन के निर्माण की महिमा। और जाकर बृहस्पति से कहा, मुझे देवलोक से, यमलोक से, नरक लोक से, राक्षस लोक से कहीं चुनौती पेश नहीं आई है, लेकिन सिंहासन मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, मेरा सिंहासन डोल रहा है। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा है, मनुष्य लोक में बलि नाम के राजा के पास चरित्र की इतनी बड़ी शक्ति का संचय हो गया कि सिंहासन अब असली उत्तराधिकारी आपसे बड़ा उसको मान रहा है, इसलिए आपको स्वीकार नहीं कर रहा। क्या उपाय है इसका? समाधान बताइए। जाइए और चरित्र दान में मांगिए, कौमार्य दान में मांगिए। राजा बलि घर आने वाले को दानी है, निराश नहीं लौटाता। भिखारियों की लाइन में जाकर इंद्र लग गई, इंद्र। और जब इंद्र को बलि ने देखा, राजा आप मेरे दरवाजे में, आपको क्या भीख दे सकता हूं? राजन मुझे कौमार्य चाहिए। राजन कुछ भी मांग लीजिए, मेरे जीवन की दौलत पूंजी मत मांगिए। अगर ये नहीं दिया तो मेरा सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा और राजा बलि का दान करने का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और तथास्तु का शास्त्रों में जिस प्रकार से वर्णित है, एक सुंदर सौम्य प्रतिमा निकली और राजा इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गई। विचलित होकर कहा, कौन हो तुम जो मेरे शरीर को छोड़कर इतनी सुंदर सौम्य प्रतिमा? तब कहा, मैं कौमार्य हूं, मेरे से ही आपके जीवन में सुंदरता आती है।
आपने सील के रूप में दान कर दिया। मैं तो चरित्र का उपासक हूं, मैं राजा बलि का उपासक नहीं हूं। मैं आपने चरित्र का दान कर दिया, मैं चरित्र के पीछे पीछे जा रही हूं। और जब दूसरी व्यक्ति निकली सौष्ठव बलिष्ठ, तब चिल्लाकर हाथ होकर कहा, तुम्हारा इतना बड़ा सौष्ठव बलिष्ठ देदीप्य स्वरूप आखिर कौन हो जो मुझे छोड़कर जा रही हो? तब कहा, मैं शौर्य हूं और मैं चरित्र का पुजारी हूं। आपका चरित्र छोड़ के चला गया। मैं किसी राजा बलि और इंद्र का गुलाम नहीं हूं। जहां शौर्य चरित्र है, मैं शौर्य चरित्र का पुजारी हूं। मैं पीछे पीछे चलता हूं। और अंतिम आकृति निकली, अंतिम आकृति ऐसी देदीप्यमान आभा वाली आकृति। विचलित होकर राजा बलि ने कहा, कौन हो मेरा? ऐसा लग रहा है सर्वस्व नाश हो जाएगा, मेरे शरीर में से तुम निकल कर जा रही हो। बोला, मैं आदमी की अंतिम लक्ष्य, जीवन की प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य राजश्री हूं, राजश्री। मेरे बाद कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है और मैं शौर्य की पुजारी हूं। शौर्य आपको छोड़कर चला गया, मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। जहां शौर्य है वहां राजश्री है, जहां शौर्य है वहां विजयश्री है। विद्यार्थियों को अपना जीवन बनाना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अपना जीवन, भैया रुक जाइए, आप 2 मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए, बैठ जाइए। अपना सुंदर जीवन बनाने के लिए अपने आप को चरित्रवान बनाएं और जीवन में अनुशासन लाएं। अभी धीरज जी ने बहुत अच्छी बात कही। कई लोगों के सामने विषमताएं होंगी, कई चुनौतियां होंगी। हम हर जगह आपको साथ देंगे। कुछ आर्थिक इक्वेशंस और कुछ बहुत सारी चीजें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जीवन में अनुशासन लाने से व्यक्ति इतिहास के पन्नों में किस प्रकार से अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, यह आपने महाभारत में एकलव्य का दृष्टिकोण पढ़ा होगा। एकलव्य समाज की निम्नतम दर्जे का वो व्यक्ति जो अभावों की जिंदगी जीता था, आत्मविश्वास से गुरु द्रोण के पास शिक्षा मांगने के लिए चला गया। और गुरु द्रोण ने यह कहकर, तुम शिक्षा की पात्रता ही नहीं रखते हो, तुम तो आदि मानव समाज के व्यक्ति हो, आदिम समाज के। उसने जीवन में प्रचंड संकल्प शक्ति को धारण कर लिया। 100 के अनुशासन से बनकर जो शिक्षा मुझे गुरु द्रोण से प्राप्त नहीं हो पाई, मेरी माली हालत के कारण, मैं प्रचंड संकल्प धारण करता हूं आपको साक्षी करके। मैं स्वयं को अनुशासन में बांधकर संकल्पित होकर इस शिक्षा को प्राप्त करूंगा। वो शिक्षा प्राप्त की। इतिहास में एक छोटी सी घटना आती है। गुरु द्रोण के कुत्ते के मुंह को तीर से बंद कर दिया। अनायास भी ये घटना हो सकती है, लेकिन गुरु द्रोण ने चकित होकर कहा, किससे सीखी? आपकी प्रतिमा के सामने मैंने संकल्प धारण किया था, अब प्रत्यक्ष मैं तुम्हारा गुरु हो गया। आपकी शिक्षा तब पूरी होगी जब मुझे दक्षिणा दोगे। और उस आदि मानव का अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में। गुरु के प्रति निष्ठा का उद्गम उदाहरण यह उसके जीवन चरित्र ने, जीवन मूल्यों ने सिखाया। उसने 100 के अनुशासन में बंधकर प्रचंड आत्मविश्वास संकल्प धारण करके गुरु की निष्ठा का उद्गम उदाहरण पेश किया। और उद्गम उदाहरण पेश करने के बाद आपने महाभारत में अर्जुन के युद्ध को भी देखा होगा, कर्ण के युद्ध को भी देखा होगा। एकलव्य ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन गुरु निष्ठा स्वयं के जीवन के अनुशासन के कारण इतिहास के पन्नों में उसका इतना बड़ा अमर स्थान हो गया। अंगूठा नहीं कटा होता तो शायद एकलव्य दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होता। ये कुछ चीजें हैं जो स्वभाव से ही अपने अंदर की आत्मशक्ति से, स्व प्रेरणा से, स्व अनुशासन से आदमी को जीवन की उपलब्धियों के रास्ते पर ले जाती है। और इसलिए बच्चों, मैं आज कोई राजनीति की बात करने के बजाय इतना जरूर कहूंगा, अपने अंदर को जो कुछ छुपा है, छिपा है, उसको जगाओ। मुझे बहुत तकलीफ होती है। कोटा में लोग आईआईटी करने के लिए आते हैं, कोटा में लोग मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, और जब वहां आते हैं असफलता मिल जाती है तो आत्महत्या कर लेते हैं
किसी परिवार का नौजवान जाता है तो सालों तक सदमे से परिवार नहीं उबर पाता। नौजवान एक असफलता से विचलित हो जाए, उसकी जवानी के नाम पर कलंक है। तब मैं जाता हूं बच्चों के बीच में, तो मैं ये कहने का प्रयास करता हूं, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल आईआईटी नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल डॉक्टर नहीं है। तब मैं कहता हूं अपने जीवन को स्व के अनुशासन में बांधो और स्व प्रेरणा से अपने अंदर क्या छुपा है उसको उभारने की चेष्टा करो। तब मैं उदाहरण देकर कहता हूं, भाई लता मंगेशकर की एजुकेशन को जरा बताएंगी मेरी बेटियां कितनी जानती हैं? कोई नहीं जानता कि लता मंगेशकर ने अपने जीवन में कौन से विश्वविद्यालय की कौन सी डिग्री प्राप्त की है, लेकिन स्वर सामग्री बनकर सारी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अपने अंदर की एक कला को, एक विधा को आगे बढ़ाकर, एक विधा को। ये मेरे बच्चे बैठे इनको पता है कि किस कॉलेज के दरवाजे पर सचिन तेंदुलकर गया, लेकिन क्रिकेट का भगवान बन गया। अपने अंदर छुपी हुई खेल की प्रतिभा को निखार कर, खेल की प्रतिभा को, बहुत सारी प्रतिभाएं आपके अंदर है, बहुत सारी। जरूरत है प्रचंड संकल्प धारण करने की और उसको निखारने की। कई बार निखारने के लिए अवसर उपस्थित सामने नहीं होते बच्चों के, तब आत्मविश्वास को गंवाए बगैर इस प्रकार के मंचों पर अपनी तकलीफ को रखना चाहिए। जिस तरीके से धीरज जी ने कहा, आओ जो भी तकलीफ होगी, परेशानी होगी, हम मदद करेंगे। ये मंच अपनी प्रतिभा की निखार में संसाधनों का अभाव अगर कहीं आपके जीवन की प्रगति में बाधक बन रहा है तो ये मंच उसमें सहायक बनेगा। इसके लिए भी आप लोगों को तैयार होना चाहिए। मुझे पता है इतिहास के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। एक राजा हुए रमेश वर्मा। रमेश वर्मा ये जो हिंदुस्तान के तमाम लोगों के घरों में भगवान राम जी की, देवी की, कृष्ण की जो तस्वीरें लगती है, ये अपनी चित्रकारिता के काल्पनिक कपोल कल्पनाओं के आधार पर स्वरूप दिया और अमृतों को प्राप्त हो गया। कौन सा आईआईटीएन अमृतों को प्राप्त हो गया? किस आईआईटीएन, किस डॉक्टर की लोकप्रियता और आजीविका अगर जीवन का आधार पढ़ने लिखने वाला बच्चा समझता है, तो फिर किसकी आजीविका लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के बराबर हो गई है? पर आजीविका आधार नहीं, जीवन मूल्य और संस्कार होने चाहिए। और यह उम्र है जब बीजारोपण होता है विचारों का अपने भीतर। 19 साल का करतार सिंह सराबा इस मुल्क के लिए, आजादी के लिए शहीद हो गया और उसकी शहादत ने एक व्यक्ति को इतना इंस्पायर कर दिया कि वो दुनिया का अमर क्रांतिकारी बन गया। अपने सीने से उसकी तस्वीर को चिपका कर चलने लग गया। और आज जब तक सृष्टि और संसार और भारत का अस्तित्व रहेगा, उसके क्रांति की अमर गाथा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। एक शहादत से इंस्पायर होकर करतार सिंह सराबा की से भगत सिंह संसार का सबसे बड़ा अमर क्रांतिकारी बन गया। जीवन में कोई एक काम ऐसा, आदमी के जीवन का लक्ष्य अमृतत्व पाना, इतिहास के पन्नों में बन जाना। कौन सा इंजीनियर, डॉक्टर इतिहास के पन्नों का हिस्सा बनता है? इतिहास के पन्नों का हिस्सा बनने का गौरव करोड़ों में एक को मिलता है। एक लक्ष्य साध ले जीवन का। मेरे अंदर यह प्रतिभा है और एक प्रतिभा हर व्यक्ति में निहित है, बल्कि समान प्रतिभा दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में। विवेकानंद जी ने कहा है, जरूरत है अनुशासन से, प्रचंड संकल्प से उसको निखारने की और उसके अनुकूल संसाधन जुटाकर कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ने की। और उसके लिए समाज आपके साथ खड़ा है, समाज आपके साथ खड़ा है। अपना लक्ष्य खुद तय करें, अपने जीवन की दिशा खुद तय करें, अच्छा सोचे, ऊंचा सोचे, आगे बढ़े। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। राजनीति की बात नहीं करना चाहता, करूंगा तो लंबी कहानी हो जाएगी। मुझे कई सारी चीजों से घोर आपत्तियां रहती है, ये धीरज जी जानते हैं। घोर आपत्तियां, बहुत सारी झूठी कहानियों से भी मुझे घोर आपत्तियां रहती है, घोर आपत्तियां। मैंने अपने जीवन को ईमानदारी के साथ जीने का प्रयास किया, सच्चाई के साथ। इसलिए मैं बच्चों एक बात कहना चाहता हूं, यहां पुलिस के 2 अधिकारी बैठे हुए हैं। जब गुजर आंदोलन चल रहा था, 72 बच्चे मर गए थे।
मैं उस आंदोलन का अगुआ नहीं था, पर मुझे पीड़ा हुई कि अमेरिका में एक गोली चलती है तो 24 घंटे में व्हाइट हाउस राइट रॉन्ग व्हाइट पेपर पर उसका हिसाब मांगता है, हिसाब। और मैं राजस्थान में 72 बच्चे मर जाए और हिसाब मांगने के लिए कोई खड़ा ना हो। मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी खड़े होकर कहा, उस समय शायद धीरज जी उस सदन का हिस्सा नहीं थे, जरा अध्यक्ष जी मुझे ये बता दीजिए, क्या ये बच्चे नेक्स्ट लाइट थे? क्या ये बच्चे टेररिस्ट थे? अपने भविष्य के लिए न्याय मांगने चले जाएं और न्याय के बदले गोली मिले और सदन केवल राजनीतिक विवाद में कौन पड़ेगा मौन धारण कर ले, ये प्रजातंत्र की आत्मा पर गहरा घाव है। प्रजातंत्र की आत्मा मैंने खड़े होकर कहा सदन में, और इसीलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने आप को इतना सभ्य और जिम्मेदार व्यक्ति बनाओ। मेरे मन में आज भी पीड़ा है, अपनी ताकत को, अपने विचार की ताकत को शक्ति से इतना आगे बढ़ाओ कि तुम्हारी ताकत लोगों को स्वीकार्य हो जाए। मुझे पीड़ा है धीरज जी। उसके बाद आपका भी शासन रहा, अब तो मैं आपकी पार्टी में हूं। बहुत सारे लोग इस मंच पे, रामलाल जी आप भी उस समय एमएलए हुआ करते थे, मैंने देखा है एक शराब के बले किए धारा सिंह उर्फ धारिये का इनकाउंटर हो जाए तो राजस्थान पुलिस का सबसे ताकतवर एडीजी और सरकार का सबसे ताकतवर मंत्री जेल की सीखचों के पीछे चला जाए, जेल की सीखचों के। एक अपराधी जो राजस्थान में इज्जत और संयम से व्यापार करने वाले लोगों से चौथ वसूली का धंधा करके अपने साम्राज्य को विस्थापित करे, उसका एनकाउंटर हो जाए तो सरकारें सत्ते में आ जाए। अगर राजनीतिक संरक्षण न हो तो उसमें कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री जेल में जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। सरकारें सत्ते में आ जाए, मेरी कौम के 72 बच्चे मार दिए जाएं और हेड कांस्टेबल की भी इंक्वायरी ना हो, इससे बड़ी जिल्लत प्रजातंत्र में किसी और कम्युनिटी को देखने को नहीं मिलती। मैं अलग विचार का व्यक्ति हूं, मुझे बहुत एलर्जी है जो गवार की तरह कहे चौड़ी छाती करके 72 मर गए हैं और मर जाएंगे। डेमोक्रेसी में पुलिस की गोली से सामना करके मरना बहादुरी नहीं है। अपनी ताकत को इस प्रकार से संगठित करो, संगीन झुक जाए, कोई आप पर संगीन तानने का माजदा मन में पैदा नहीं कर पाए, हिम्मत पैदा नहीं कर पाए। कब तक? क्या डेमोक्रेसी में हम सीना तानकर मरते रहेंगे अपने हक अधिकार के लिए? और अपने हक अधिकार का रास्ता शासन है तो हम इतनी बड़ी शक्ति जुटाएंगे, शासन के चूल्हे हिला देंगे, मजबूर कर देंगे। ये आत्मविश्वास और ये शक्ति का संचय अपने विचार में करने की आवश्यकता है। जब तक ये स्थितियां पैदा नहीं होंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे बहुत तकलीफ है, मैं आज नकारात्मक बात किसी विषय पर करना ही नहीं चाहता। मेरे को पीएचडी है गुजरों में, डॉक्टरेट मान लेना, मुझे डिग्री तो नहीं है, लेकिन ये भैरू भाई जानता है। सर हम आपके, और इसीलिए बच्चों आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी। आप मान लीजिए उस जिम्मेदारी का निर्वहन, वो उम्मीद को पूरा करने के लिए कैसा आपको बनना है। बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन इस बोझ में जीना नहीं है। हंसते हंसते एक आत्मविश्वास से, मन की शक्ति से, हां ये सब विवेकानंद ने कहा है, संसार के किसी भी विद्वान के पास जितनी शक्ति सामर्थ्य विद्वता है उस साधारण आदमी के पास भी है। अवसर चाहिए उसको डेवलप करने के, मैं उसको डेवलप करूंगी। मेरे जितने सीमित संसाधनों हैं उससे डेवलप करूंगा। जरूरत पड़ी तो समाज का सहयोग उसमें प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं अपने आप को खड़ा करूंगा, अपने आप को निखारूंगा, अपने आप को निखारूंगी। और जो चेहरा मोरा सुंदर आपका बनने वाला है, कल वही चेहरा समाज का, राष्ट्र का बनने वाला है। और इसीलिए तय करें कि मुझे कैसा बनना है। नौकरी से अच्छा नहीं बना जाता, जीवन मूल्यों से, संस्कारों से, विचारों से, चिंतन से नौकरी उपलब्धि नहीं होती है। लाखों लोग बैठते हैं तो हजारों की नौकरी लग जाती है।
जीवन में कुछ ऐसा अचीवमेंट की आपकी आइडियोलॉजी की तरफ लोग उंगली उठाकर चर्चा करें, यह उपलब्धि है, यह उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। और मेरे को तो बहुत पीड़ा होती है। मैंने कहा कि इस एआई के युग में साहित्य के संपर्क में रहो ताकि संवेदना जिंदा रहे, दया, करुणा और प्रेम का भाव जिंदा रहे। मैं बहुत लंबे समय से चोचू भाट की तरह इस कौम को कहता रहा हूं। मरने मत दो गोट को, मरने मत दो जवानी जमा खर्च में इस विरासत को। ये विरासत मर गई तो हमारा इतिहास मिट जाएगा, और इसको तब तक जिंदा रखना है तब तक हमारे इतिहास का रिसर्जन करने वाली पीढ़ी हमारे बीच में पैदा नहीं हो जाए। ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारे ये अद्भुत और पराक्रम के इतिहास से सनातन जगत के, भारतीय साहित्य जगत ने स्पर्श ही नहीं किया, या उसे स्पर्श से भी हीन बना दिया। यह भी एक चुनौती है आने वाली शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली पीढ़ी के सामने। मैं भी धीरज जी से कह रहा था, जरा आपकी बार राज आ जाए तो इस पर हम जरा विचार करेंगे। सचिन जी को ये पहल करनी चाहिए थी, लेकिन कभी कोई स्थिति बनी तो हम मिलकर करेंगे। महाराज जी, मैं आज आपसे कह रहा हूं, एक स्थान बना हुआ है, छोटा सा, देश की आस्था का केंद्र है, केवल उस पर बैठकर कह दें ये 700 बीघा की हमारे पास बनी है, इससे काम नहीं चलने वाला। उस 700 बीघा में आप सवाई भोज विश्वविद्यालय बनाकर हमारे इतिहास के अनुसंधान के केंद्र बनाने का प्रयास करें और देश भर के, दुनिया भर के लोगों को वहां जोड़ें। उसमें से एक नई धारा बनेगी, नई धारा। ये सब काम हमें करना है। हम उस स्थिति में अभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से अभी सामर्थ्यवान नहीं है। तो सबसे बड़ी ताकत, जहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ताकतें कमजोर पड़ जाए, तो कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम दुनिया के सबसे ताकतवर और सबल राष्ट्र हैं, क्योंकि हमारे पास जवान राष्ट्र होने की पूंजी है। कई नेताओं के भाषण सुने ना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत संसाधनों वाला ताकतवर राष्ट्र है। और वो जीवंत संसाधन कौन है बताएंगे मुझे? आप लोग हैं। और अगर आप जीवंत संसाधन हो तो फिर प्रचंड संकल्प से जीवंत परिणाम लाने का रास्ता बना दो। पहाड़ को खोद कर भी खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर। आता है, पढ़ा ना आपने? जरा ऐसा संकल्प धारण करके आप लोग यहां से जाएं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत